बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर मैथ आज 7.1 क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करते हैं जी। पहले 10 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके पहले 2 लेक्चर्स में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जी। इसमें है क्वेश्चन, इफ़ ए बी एंड सी डी अगर बराबर हों तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बताएं। अगर बी सी और डी के ये आपको दिए हुए हैं, ए बी के 1 2 है और सी का जो है -2 5 है और डी के कोऑर्डिनेट्स 4 और 11 है। तो हम सबसे पहले सपोज करेंगे कि जो है हमारे पास ए वो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। हमने उसको सपोज कर लिया कि इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एक्स वाई हैं। तो ये कंडीशन उसने हमें दी थी कि कंडीशन थी हमारे पास कि ये जो था कि ए बी जो था वो बराबर था सी डी के। हम इसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ये बी सी और डी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे तो हम ए बी पहले हल करते हैं कि ए बी क्या बनेगा। तो बी के एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट ए का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे और इसी तरह से बी के वाई कोऑर्डिनेट में से ए का वाई कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई यूज़ करते हैं और इसी तरह से जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसके साथ जे का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब देखें हमारे पास बी का एक्स कोऑर्डिनेट था 1, तो 1 माइनस ए का एक्स कोऑर्डिनेट हमने एक्स लिया था तो 1 माइनस एक्स और साथ में आई आया। इसी तरह से बी का जो हमारे पास कोऑर्डिनेट था वो था हमारे पास 2 वाई कोऑर्डिनेट और ए का वाई कोऑर्डिनेट वाई ही था तो 2 माइनस वाई साथ में जे आ गया। इसके बाद इसी तरह से सी और डी पे वर्किंग करेंगे। सी डी था तो डी में से सी को माइनस करेंगे। डी हमारे पास है जी यहाँ पे 4 और 11, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 4 है वाई कोऑर्डिनेट 11 है। तो 4 में से जो है सी का एक्स कोऑर्डिनेट जो कि हमारे पास -2 है ये माइनस करेंगे तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। माइनस हमने करना था, माइनस रकम के साथ भी लगी हुई है तो ये +2 हो जाएगा। और इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट चूँकि 11 था तो 11 में से 5 माइनस करेंगे तो ये साथ में इसके जे आ जाएगा। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो लेफ़्ट साइड तो 1 माइनस एक्स आई और 2 माइनस वाई जे रह जाएगी, लेकिन राइट साइड ये 6 आई हो जाएगी 4 और 2 और 11 में से 5 माइनस करेंगे तो ये भी 6 जे बन जाएगा। उसके बाद इसमें हमारे पास आ जाएगा जी 1। ये देखिए अब 2 हमारे पास जो आए हैं इक्वेशंस की 2 साइड्स जो आई हैं उसमें दोनों साइड पे आई और जे कंपोनेंट्स हैं। तो आई कंपोनेंट आई कंपोनेंट के बराबर, जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट के बराबर समझते हुए हम सॉल्व करेंगे। यानी कि 1 माइनस एक्स और राइट साइड का आई कंपोनेंट था 6 तो 1 माइनस एक्स जो था वो हमारे पास 6 के इक्वल आ गया। और इसी तरह से जो था जे कंपोनेंट वो था हमारे पास लेफ़्ट साइड पे 2 माइनस वाई और राइट साइड पे था 6 तो 2 माइनस वाई जो था वो 6 के बराबर आ जी। तो अब इसको हम x के लिए सॉल्व करते हैं। ये 1 जो है दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो 6 माइनस 1 हो गया और इस तरह से ये -x इज इक्वल टू 5 आएगा, लेकिन हमने x का आंसर निकालना है तो -5 के साथ लग जाएगी, x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। इसी तरह y के लिए सॉल्व करते हैं। 2 दूसरी साइड पे शिफ्ट हुआ माइनस हो गया और 6 माइनस 2 किया तो 4 आएगा, लेकिन माइनस वाई का माइनस ख़त्म किया तो 4 के साथ माइनस आ जाएगी। इस तरह x और y की वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं और हमने जो था x और y किसको रखा था वो a को रखा था। तो x कोऑर्डिनेट की जगह पे हम -5 लिख देंगे जो कि आंसर हमने अभी निकाला है और y कोऑर्डिनेट की जगह पे -4 लिख देंगे। इस तरह से ये हमारे पास a के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले हम एक फार्मूला देखते हैं जी। रेशो फार्मूला है, इसकी मदद से ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व होगा कि अगर 2 पॉइंट्स हों, कोई भी 2 पॉइंट्स ए और बी हों जिनके पोजीशन वेक्टर्स ये स्मॉल ए और स्मॉल बी से हमने ज़ाहिर किए हैं हों, तो
और कोई भी पॉइंट P, कोई भी पॉइंट जो है वो AB लाइन को डिवाइड करे PQ रेशो में, तो उस वक़्त उस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर जो होगा वो बराबर होगा, देखें ये रेशो के साथ ये PQ रेशो में डिवाइड हो रहा था, तो Q जो होगा आप पहले पोजीशन वेक्टर के साथ लेंगे, A का पोजीशन वेक्टर हमने स्मॉल a लिया था, तो बाद वाली रेशो जो होगी वो पहले वाले के साथ आ जाएगी, यानी कि Q A के साथ आ जाएगा, और पहले वाली रेशो यानी कि P के साथ जो होगा वो हमारे पास B आ जाएगा। उसके बाद और डिवाइड कर देंगे, उन्हीं दोनों रेशो को जमा करके P प्लस Q कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। इस तरह से वो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा था PQ रेशो में उसका पोजीशन वेक्टर हमें मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 इसी बारे में है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, के ऐसा पोजीशन वेक्टर निकालें जो कि हो पॉइंट ऑफ डिवीजन का, किसका, ऑफ द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग, ऐसे लाइन सेगमेंट का जो कि के ऊपर हो पॉइंट C विद पोजीशन वेक्टर। ये पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर दे दिया और पॉइंट D का पोजीशन वेक्टर दे दिया, और वो पॉइंट जिसका हमने पोजीशन वेक्टर निकालना है वो इस C और D को 4:3 में तकसीम कर रहा है, तो उसका हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए। हम इसको सॉल्व करेंगे कि हम लेट कर लेंगे कि P है वो पॉइंट जो C और D को 4:3 की रेशो में तकसीम कर रहा है। C D हमने लिखा और उसके बाद 4:3 की रेशो थी, C की तरफ 4 आ गया, D की तरफ 3 चला गया, और वो P जो था ये पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया कि ये पॉइंट है जो इनको दो में डिवाइड कर रहा है 4 और 3 की रेशो में, और O ओरिजिन है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही पोजीशन वेक्टर लिया जाएगा, इसलिए ये O भी हमने यहाँ पे लगा लिया। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ C जो कि OC होगा वो उसने आपको बताया था, पोजीशन वेक्टर ऑफ C 2i-3j, तो ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ C। इसी तरह से हमने स्टेटमेंट से निकाल के लिखा पोजीशन वेक्टर ऑफ D, ये भी स्टेटमेंट में दिया हुआ था 3i+2j। अब हमने कहा कि वो पॉइंट जो है वो P है, जिस तरह के हमने यहाँ पे डायग्राम में भी बनाया है, P पॉइंट है जो जिसके कोऑर्डिनेट्स x y हैं और वो डिवाइड करता है C D को 4:3 में। तो अब देखें वो C D को करता है, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ C पहले आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ D बाद में आएगा। इसी तरह जो है बाद वाली रेशो पहले के साथ आएगी और पहले वाली रेशो बाद वाले के साथ जाएगी, और फिर दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P जो होगा वो बन जाएगा, ये 3 वाला पॉइंट यहाँ से लेंगे हम, 3 वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, और OC यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ C आ गया, और इसी तरह से प्लस आ गई, और ये वाला 4 हम यहाँ पे लिखेंगे और पोजीशन वेक्टर ऑफ D साथ लिखा जाएगा, और फिर डिवाइड किया जाएगा, दोनों रेशो को जमा किया जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर। इस तरह से हमारे पास ये आ गया जी। ये पहले तो हमने पोजीशन वेक्टर्स लिखे जो कि स्टेटमेंट में दिए हुए थे। ये C का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ था 2i-3j, और इसी तरह से D का पोजीशन वेक्टर 3i+2j दिया हुआ था, 4+3 किया तो ये जो था 7 आ गया। फिर ये मल्टीप्लाई किया, 3 2 बार 6 हो जाएगा हमारे पास जी। 3 को 3 से ज़रब करेंगे तो ये 9j हो जाएगा। इसी तरह से 4 3 बार 12i और 4 2 बार 8j हो जाएगा, वही 7 रह गया। i कंपोनेंट में i कंपोनेंट ऐड कर देते हैं जी। i कंपोनेंट है 6i और दूसरा है 12i, तो 6 एंड 12 को ऐड किया तो 18 हो जाएगा, ओवर 7 आ गया। 7 i का भी था, डिवाइड हो रहा, i को भी कर रहा था और j को भी, तो 7 दोनों के लिए अलग अलग लिख दिया। इस तरह j कंपोनेंट में j कंपोनेंट सॉल्व करें तो -9j है प्लस 8j है, सॉल्व करेंगे तो 1j आ जाएगा, तो ये 1/7 हो गया। इस तरह से पोजीशन वेक्टर वो जो पॉइंट ऑफ डिवीजन था उसका हमें मिल गया। इसी क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट जो है वो है सेम वे में ही है, उसमें की स्टेट उसमें है जी हमारे पास के EF जो है 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उनका पोजीशन वेक्टर्स बता दिए गए हैं, बुक के अंदर स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं, और कहा गया कि एक पॉइंट है P जो कि EF को
2:5 की रेशो में तकसीम करता है, तो इसलिए ये 2:5 की रेशो ये हमने इसको डायग्राम इसकी ड्रा की। और देखें ये 5 के साथ पोजीशन वेक्टर ऑफ ई आएगा और 2 के साथ पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ आएगा, और 5 + 2 करके सॉल्व करेंगे, ये आपने खुद सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। कहता है साबित करें कि कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट, ऐसा कोई भी कता खत जो कि ऐसा कोई भी कता खत जो कि किसी ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को दरमियानी नुकात को आपस में मिलाता हो, वो पैरेलल होगा, मुतवाज़ी होगा उसी ट्राइंगल की तीसरी साइड के और उसी ट्राइंगल की वो तीसरी साइड के लंबाई के हाफ के बराबर होगा। तो 2 चीज़ें प्रूव करनी है, एक तो वो मिड पॉइंट्स को मिलाने वाला खत जो होगा वो तीसरी लाइन के मुतवाज़ी होगा, दूसरा लंबाई में तीसरी लाइन से वो हाफ होगा। तो हम पहले इसमें डायग्राम ड्रा करेंगे। ये डायग्राम हमने लेट कर लिया कि ए बी सी जो है एक ट्राइंगल है, और ए का जो पोजीशन वेक्टर ए है, बी का बी स्मॉल बी और स्मॉल सी जो है वो सी का पोजीशन वेक्टर है, पी और क्यू जो है ए सी और बी सी के मिड पॉइंट्स हैं। तो देखते हैं ये स्टेटमेंट इधर हमने लिखी भी है कि लेट ए बी सी बी दी वर्सेस ऑफ अ ट्राइंगल, के वो वर्सेस हैं ट्राइंगल के, और पोजीशन वेक्टर ए बी सी रिस्पेक्टिवली हैं, यानी कि ए का ए है, बी का बी स्मॉल बी और सी का स्मॉल सी जो है पोजीशन वेक्टर है। पॉइंट पी एंड क्यू आर दी मिड पॉइंट्स, और मिड पॉइंट हैं ए सी और बी सी के पी और क्यू। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो हमने ये डायग्राम बनाई थी ऊपर स्टेटमेंट में भी लिख ली। अब इसी तरह हम फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ पी निकालने की कोशिश करते हैं कि पी का पोजीशन वेक्टर क्या निकलेगा। तो देखें ये मिड पॉइंट है, इसलिए वो रेशो जो बनेगी इनकी 1 और 1 की बनेगी। ए से पी तक और पी से सी तक रेशो जो होगी वो 1-1 होगी, इसलिए 1-1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों क्या करते थे, हमने जिस तरह क्वेश्चन नंबर 12 में किया कि अपोजिट साइड की रेशो जो होगी अपोजिट पॉइंट में मल्टीप्लाई होगी, और प्लस फिर अपोजिट साइड की रेशो दूसरे साइड के एंड पॉइंट में मल्टीप्लाई होगी, और डिवाइड दोनों रेशोज़ के एडिशन ऐड करके कर देंगे। तो सेम वे में करेंगे कि अब इनका चूँकि रेशो 1-1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ने वही रह जाना है, और पोजीशन वेक्टर सी ने भी चेंज नहीं होना 1 से मल्टीप्लाई होके, इसलिए ये ए प्लस सी ही रह गया। और ओवर करेंगे वो रेशो जो 1-1 की बन रही है, तो 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो वैसे जब मिड पॉइंट हो, लाइन हाफ हाफ हो रही हो, तो उस वक्त आप सिर्फ दोनों जो है पोजीशन वेक्टर्स उनको जमा करके 2 पे तकसीम कर दें, तो वो आपको जो मिड पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। इसी तरह हम क्यू का निकालेंगे तो वो भी हो जाएगा b + c/2 हो जाएगा। उसके बाद हम पी क्यू जो है लाइन उसको निकालेंगे कि पी क्यू वेक्टर वो कितना बनता है। पी से क्यू की तरफ जाएंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू में से पोजीशन वेक्टर ऑफ पी को माइनस किया जाएगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू था b + c/2, तो ये b + c/2 आ गया। इस तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ p जो था वो था a + c/2, तो ये a + c/2 आ गया। यहाँ पे एलसीएम लिया तो 2 एलसीएम आ गया, b + c ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम एक जैसे हैं। इसी तरह डिनोमिनेटर और एलसीएम एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस होने की वजह से ये -a हो जाएगा, और इसी तरह से ये -c हो जाएगा। +c से -c जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा b - a/2, ये पी क्यू की वैल्यू आ गई। यानी इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू ये 1/2 की फॉर्म में लिख दिया और इंटू b - a लिख दिया। अब ए बी हम निकालते हैं कि ए बी की लेंथ कितनी बनेगी। तो ए बी कैसे निकलेगा, देखें बी बाल में है तो बी में से ए को माइनस करें, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो था वो स्मॉल बी था, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो था वो स्मॉल ए था। तो ये आंसर हमारे पास आ गया ए बी जो था b - a। अब देखें अगर पहला आंसर हमने पी क्यू का जो निकाला था वो हाफ 1/2 b - a था, तो ए बी जो था वो b - a आ गया। यानी कि अगर हम चाहें, ये देखें
बी माइनस ए, और इसी तरह से ये ए बी जो है वो भी बी माइनस ए है। तो हम इक्वेशन नंबर ये जो 1 है इसमें 1/2 इस स्मॉल बी माइनस ए की जगह पे ये बी माइनस ए की जो वैल्यू हमारे पास निकली है ए बी वो पुट कर देते हैं। तो इस तरह पी क्यू जो होगा उसकी लंबाई आ जाएगी बराबर पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए बी। तो पहली चीज़ तो ये प्रूव करनी थी कि लंबाई में ये एक जैसा होगा। देखें लंबाई एक तो पहले तो ये हो गया कि ये 1/2 ए बी, तो ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया। पी क्यू जो है स्केलर प्रोडक्ट हो गया ए बी का। हमने देखा था कि कोई भी दो वेक्टर उस वक्त पैरेलल होंगे जब वो एक दूसरे का नॉन ज़ीरो स्केलर प्रोडक्ट हो। जब हम पहले लेक्चर में पैरेलल वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था दो वेक्टर्स उस वक्त पैरेलल होंगे जब वो एक दूसरे का नॉन ज़ीरो स्केलर प्रोडक्ट हो। तो ये देखें नॉन ज़ीरो स्केलर प्रोडक्ट यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और आपस में ये बराबर हो रहे हैं। तो ये कंडीशन शो करती है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। एक चीज़ तो हमने ये प्रूव करनी थी, दूसरा उनकी मैग्नीट्यूड के बारे में हमने प्रूव करना था। तो देखें मैग्नीट्यूड भी जो पी क्यू की निकलेगी ये हाफ ए बी की मैग्नीट्यूड जो निकालेंगे और पी क्यू की निकालेंगे वो इनके दरमियान रिलेशन चूंकि ये हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पी क्यू की मैग्नीट्यूड डबल होगी ए बी से, या कह लें कि ए बी जो है वो उसकी पी क्यू की मैग्नीट्यूड हाफ होगी ए बी के। इसीलिए ये देखें पी क्यू बराबर है हाफ ए बी के। तो ये दोनों चीज़ें हमारी जो इसमें प्रूव हमने करनी थी ये प्रूव हो चुकी हैं कि ये दोनों रिलेशंस जो एंड पे लिखे गए हैं पी क्यू 1/2 ए बी और पी क्यू मैग्नीट्यूड 1/2 ए बी मैग्नीट्यूड के है। तो इससे साबित हुआ कि ये जो लाइन सेगमेंट था जिसने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया था जो कि पी क्यू हमने लिया था वो पैरेलल भी है क्योंकि एक दूसरे के स्केलर प्रोडक्ट हैं और मैग्नीट्यूड भी हाफ के बराबर है। इसलिए ये लंबाई में आधा है, जिसने दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया था वो तीसरी लाइन की लंबाई से आधा है। तो ये आखिरी क्वेश्चन है जी आपकी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 15। वो भी प्रूव करेंगे प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम। कहता है कि साबित करें कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो यानी कि चार साइड्स वाली कोई भी शक्ल हो उसके अगर मिड पॉइंट्स को आप मिला दें तो वो जो और उन मिड पॉइंट्स को एक ऑर्डर में आप मिलाएं तो न्यू बनने वाली जो मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइंस होंगी चार वो पैरेललोग्राम बनेंगी कि उसकी आमने सामने की जो साइड्स होंगी वो पैरेललोग्राम में क्या होता है पैरेलल होती हैं। तो आमने सामने की साइड्स पैरेलल होंगी, ये साबित करें। उसी तरह से सबसे पहले डायग्राम बनाई जाएगी कि ये हमने ए बी सी और डी ये रेड वाली जो है ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना ली। इसमें जो है ये कोई लाइन भी पैरेलल आपस में नहीं है, मुख्तलिफ किस्म की लाइनें लगा ली जो कि पैरेलल नहीं है और उसके बाद उनके मिड पॉइंट्स लगाए जो कि ए डी का मिड पॉइंट पी लगाया और इसी तरह से ए बी का मिड पॉइंट क्यू है और ये बी सी का आर और सी डी का एस है। ये जो ब्लू कलर में हैं ये मिड पॉइंट्स हो गए। तो हमने साबित यही करना है कि ये पी क्यू जो है वो एस आर के पैरेलल है और इसी तरह क्यू आर जो है वो पी एस के पैरेलल है। अगर ये दोनों ये चीज़ें हम प्रूव कर देते हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये जो पी क्यू आर एस है ये डायग्राम जो है एक पैरेललोग्राम है। तो फिर हम पहले इसको लिखते हैं स्टेटमेंट की सूरत में कि हमने सपोज किया है ए बी सी और डी जो है ये वर्टिसेस हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के विद पोजीशन वेक्टर और इनके पोजीशन वेक्टर ए बी सी और स्मॉल डी सब हैं ये रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए का स्मॉल ए पोजीशन वेक्टर, बी का स्मॉल बी, सी का स्मॉल सी और डी का स्मॉल डी है। वेयर पी क्यू आर एस बी दी मिड पॉइंट्स, ये पी क्यू आर एस जो है वो मिड पॉइंट्स हैं किसके जी ए डी के, पी यानी कि ए डी का हो जाएगा। इसी तरह से
क्यू जो है वो ए बी का हो जाएगा, देखें जी ये ए बी का है, और इसी तरह से बी सी का जो हो जाएगा वो आर हो जाएगा, और एस जो होगा वो सी डी का मिड पॉइंट हो जाएगा। अब अगर हम पोजीशन वेक्टर्स देखते हैं, पी का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ए डी का, तो इनके ए और डी के पोजीशन वेक्टर्स को ऐड करके 2 पे तकसीम करेंगे, यानी कि ए प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू अगर निकालना चाहते हैं तो ये ए और बी का मिड पॉइंट है क्यू जो है, इसलिए ए और बी के पोजीशन वेक्टर्स को ऐड करेंगे और 2 पे तकसीम कर देंगे। इसी तरह से अगर आर का हम पोजीशन वेक्टर निकालें तो क्या हो जाएगा, चूंकि ये बी सी का मिड पॉइंट है, बी और सी के पोजीशन वेक्टर्स को ऐड करें, स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी करें और डिवाइडेड बाई 2 करें। इसी तरह से एस का एस जो है वो भी आपके पास आ जाएगा, क्योंकि वो सी और डी का मिड पॉइंट है, तो सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखें जी पी क्यू जो है उसका हम देखते हैं कि पी क्यू क्या बनेगा, क्योंकि हमने साबित करना है पी क्यू और एस आर आपस में जो है पैरेलल हैं, ये एक दूसरे के स्केलर प्रोडक्ट हैं, नॉन जीरो स्केलर प्रोडक्ट हैं। तो पी क्यू भी निकालते हैं, एस आर भी निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। एक दूसरे के नॉन जीरो स्केलर प्रोडक्ट अगर होंगे तो ये पैरेलल होंगे। पी क्यू हमने निकाला तो क्यू बाद में था, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू लिया, माइनस किया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी लिया। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू हमने अभी निकाला था, वो ए प्लस बी ओवर 2 आया था, और पी जो था ए प्लस डी ओवर 2 आया था। तो ए प्लस बी ओवर 2 माइनस ए प्लस डी ओवर 2 आ गया। 2 एलसीएम लिया और सॉल्व किया तो ये ए प्लस बी, इस माइनस की वजह से ये दोनों रकमें जो होंगी ए और डी माइनस में आ जाएंगी। अब देखें प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बी माइनस डी ओवर 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह से ये पी क्यू का आ गया, तो इसी तरह एस आर का भी देखते हैं कि ये क्या आता है, क्या वैल्यू आती है एस आर की। वेक्टर क्या आता है जी, एस आर पोजिशन वेक्टर ऑफ आर हो जाएगा माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ एस हो जाएगा। तो आर का भी पोजीशन वेक्टर हमने निकाला था और एस का भी निकाला था। आर का था बी प्लस सी ओवर 2, एस का था सी प्लस डी ओवर 2। तो ये दोनों दरमियान में माइनस लगा के हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये 2 एलसीएम आया और सॉल्व किया तो ये सी प्लस और माइनस के जो थे कैंसिल हो गए, तो ये बी माइनस डी ओवर 2 आ गया और पी क्यू बराबर एस आर के आ गया। देखें ये पी क्यू भी बी माइनस डी ओवर 2 आया था, एस आर भी वही आया बी माइनस डी ओवर 2। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि ये एक दूसरे के स्केलर प्रोडक्ट के बराबर है। 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये दूसरे के बराबर आ जाता है। इनका वो स्केलर जो प्रोडक्ट का जो नंबर है वो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं बहरहाल, तो ये आपस में बराबर भी हो गए। तो वही बात है, ये अगर बराबर हैं तो फिर ये पैरेलल भी होंगे, क्योंकि ये दोनों वेक्टर हैं, तो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट हो तो पैरेलल होते हैं, इसलिए ये पैरेलल हो जाएंगे। इसको हमने एल के साथ लिख दिया। इसी तरह फिर अब दूसरी 2 लाइंस जो हैं वो क्यू आर और पी एस जो हैं ये भी हम साबित करना चाहेंगे कि ये भी बराबर अगर हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये भी पैरेलल हैं और ये पैरेललोग्राम है। तो ये क्यू आर पोजिशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू लेंगे। ये पीछे हमने अभी निकाले थे, बी प्लस सी ओवर 2 था पोजिशन वेक्टर ऑफ आर, और पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू जो था वो ए प्लस डी ओवर 2 था, ए प्लस बी ओवर 2 था। तो इनको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो गए, बाकी सी माइनस ए ओवर 2 आ गया। इसी तरह पी एस का लेंगे तो 2 एलसीएम यहाँ भी आ गया और ये सी प्लस डी माइनस ए माइनस डी हो गया, और यहाँ पे जो होगा डी कैंसिल हो जाएगा प्लस और माइनस का, बाकी सी माइनस ए ओवर 2 आ जाएगा। तो ये क्यू आर और पी एस देखें एक जैसे आ गए, तो ये भी बराबर हैं, तो साथ ही साथ ये स्केलर प्रोडक्ट भी हो गए। 1 से मल्टीप्लाई करें क्यू आर को तो पी एस के बराबर आ जाता है, या पी एस को 1 से करें तो क्यू आर के बराबर आ जाता है। तो ये स्केलर प्रोडक्ट भी हैं एक दूसरे का, इसलिए ये पैरेलल कहलाएंगे। तो ये एल और एम, एल था जो पहला हमने देखा था कि 2 लाइन्स पी क्यू बराबर पैरेलल ऐसा थी, और एम में हमने देखा कि क्यू आर जो है पैरेलल टू पी एस है। तो इन दोनों की मदद से हम कह सकते हैं कि अगर आमने सामने की ये लाइनें जब पैरेलल हम साबित कर चुके हैं, तो जो क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स थे वो मिड पॉइंट्स जो हैं एक पैरेललोग्राम को शो कर रहे हैं। तो ये 7.1 थी हमारी जो आज हमने सॉल्व की है।
इसमें ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 2-3 जो क्वेश्चन छोड़े गए हैं वो उनके साथ वाले सॉल्व कर दिए थे। अगर कोई मसला हो, समझ ना आई हो, तो आप दोबारा से उनको पूछ लें। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी से हर चीज़ समझ आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम 7.2 एक्सरसाइज जो होगी वो सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।